महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता। मुंबई और महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं उनको भी तब पता चलता है जब राजभवन से तस्वीरें आने शुरू हो जाती हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये दूसरी बार हो रहा है और तीसरी बार हो रहा है अगर मानेंगे तो क्या शरद पवार की पार्टी अब जो है दो फाड़ होने की कगार पे है या दो फाड़ हो चुकी है? इसके पीछे की वजह क्या है? अजीत पवार की महत्वाकांक्षा है जो अजीत दादा पवार के नाम से मशहूर है, या फिर इसके पीछे जैसे विपक्षी विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दबाव है, या फिर खेल कुछ और है? शरद पवार का इसमें क्या रोल है? शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ साफ किया है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए कि राजनीति में जो दिखता है उतना होता नहीं है। तो आज जो है शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी की स्थिति सामने रखने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि हमारे साथ बगावत हुई है, गद्दारी हुई, इस मैसेज के साथ आए। तो पहला पॉइंट जो ये है, जो इस पे कहा जा रहा है कि ईडी का दबाव है इन लोगों के ऊपर, तो ये देख लेते हैं कौन कौन मंत्री बने, उनका चेहरे देख लीजिए आप, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। फिर इस पे बात करते हैं कि शरद पवार की राजनीति कैसी रही है, क्या उन्हीं का दांव उन पे उल्टा पड़ रहा है या फिर इसके पीछे अभी भी एक दिमाग कहीं ना कहीं से है पीछे का। तो बारी बारी से जैसे दिखाते हैं यहाँ पे। तो जो पहला चेहरा है वो खुद अजीत पवार का है, जो कि 5वीं बार, इनके नाम पे भी अनोखा रिकॉर्ड है कि 5वीं बार ये एक सूबे के डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार शरद पवार की लेगेसी के नेता हैं। उन्हीं की सीट बारामती से चुनाव लड़ते हैं, पुणे की सीट है। लगातार 7 बार के विधायक हैं और उसी सीट पे शरद पवार भी 6 बार के विधायक रह चुके हैं। तो इसका मतलब एक पारंपरिक सीट है जिसपे ये चुनाव लड़के आते रहे। इनकी महत्वाकांक्षा बीच बीच में जागृत होती रही है। 23 नवंबर 2019 की तारीख अगर आपको याद हो तो उस दिन उगते सूरज को भी अचंभित करके फडणवीस के साथ जाकर के शपथ ले ली थी, तब डिप्टी सीएम बन गए थे। फिर चाचा शरद पवार ने मनाया तो फिर वापस आए, तो वह एक अलग ही रहस्यमय दिन था जिसकी कहानी आज तक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाई। अब बात आती है कि ईडी का दबाव, जो आरोप लग रहे हैं, तो ईडी का दबाव क्या है? अजीत पवार पे ईडी की जांच चल रही है और इनका सिंचाई घोटाले में भी नाम आता है। प्रधानमंत्री ने अभी बीते दिनों पुणे में रैली की थी, तो उसमें जो है उन्होंने कहा था कि एनसीपी जो है वो 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, एनसीपी पार्टी के लोगों पर है। कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले की बात की थी, तो अजीत पवार का नाम उसमें आता है कि इनके ऊपर जांच चल रही है। ये सिंचाई घोटाला जो बहुचर्चित था उसमें आरोपी रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब ये शपथ लिए 3 दिन की जो सरकार थी उसमें इनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन अभी भी कई सारे मामले हैं जिसमें आरोप है। तो ईडी यहाँ पे फैक्टर है, एक फैक्टर। लेकिन क्या ईडी ही सब कुछ है? ये भी अभी बातचीत आगे चलती रहेगी तो पता चलेगा। अगला नाम जो है अगर हम उसमें देखें तो छगन भुजबल का है। छगन भुजबल के ऊपर भी आरोप है और ये 2 साल जेल में रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये नासिक जिले की येवदा सीट से विधायक हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं, एनसीपी का मजबूत ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। और 1999 में जो अशोक चौहान वाली सरकार थी उसमें डिप्टी सीएम भी रहे थे ये। तो यानी शरद पवार के बहुत करीबी और बहुत ही खास लोगों में आते हैं। 2015 में इनके ऊपर महाराष्ट्र सदन अनुबंध मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और एसीबी ने एक निजी बिल्डर को कलीना प्लाट के आवंटन के अनियमितताओं मामले में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो उसमें ये अदालत में अभी लंबित है कलीना वाला मामला, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच चल रही। तो एक केस यहाँ पे ईडी का है इनके ऊपर, तो ईडी के मामले चल रहे हैं। अगले जो है कुल जो है 8 मंत्री हैं अजीत पवार के अलावा। तो ये धनंजय मुंडे हैं। धनंजय मुंडे बीजेपी से आए हैं, आप इनको जानते होंगे। तो पंकजा मुंडे जो कि मुंडे साहब की बेटी हैं, उनके चचेरे भाई हैं। मुंडे अपने ज़माने में कद्दावर नेता हुआ करते थे। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई तो उस समय ये पार्टी इन्होंने छोड़ी, उनके घर में 2 फाड़ हुआ और ये जाकर के एनसीपी से चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके पंकजा मुंडे को ही चुनाव इन्होंने हराया था। और वो सीट है मेरे हिसाब से जो गोपीनाथ मुंडे के जो ये भतीजे हैं, परली विधानसभा सीट है, बीड ज़िले की पड़ती है। तो इससे पहले ये महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है उसमें ये नेता अपोजिशन के नेता हुआ करते थे। तो इनके ऊपर कोई मामला ईडी का ऐसा नहीं है जैसा आरोप लगाया जा रहा है। अगला नाम देख लेते हैं। हाँ, ये नाम दिलचस्प है। ये हैं हसन मुशर्रफ, कोल्हापुर की कगल सीट है, वहाँ से 5 बार के विधायक हैं, एनसीपी के मजबूत मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। और इनके ऊपर ईडी का केस है, इनके ऊपर ईडी का मुकदमा दर्ज हुआ है 3 फरवरी 2023, ये तारीख मैंने नोट कर ली थी। कोल्हापुर में इनके घर और शुगर मिल पे छापेमारी हुई थी ईडी की।
और उस मिल का नाम है सर सेनापति संताजी घोरपोड़े शुगर फैक्ट्री। तो इसमें छापेमारी हुई और 40 करोड़ की हेरफेर का आरोप है। इन पे बीजेपी के नेता अक्सर हमलावर रहते हैं, बड़े आरोप लगते हैं। तो हसन मुशर्रफ भी जो है अब बीजेपी में आ गए हैं। तो अब ईडी की जांच का क्या होगा? ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, चार्जशीट लगेगी, जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो सरकार में आ गए हैं, अब तो सरकार के साथ ही है। तो एक केस यहाँ पे ईडी वाला इनके पर भी है। अगला नाम आ जाते हैं, ये जो है ये भाई साहब बहुत ही शरद पवार के बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं, दिलीप वसले पाटिल। दिलीप वसले पाटिल का नाम इसलिए अहम है कि आप याद कीजिए, जब पिछली बार उद्धव सरकार से बगावत हुई, शिंदे सेना जब निकल गई रास्ते से, तो उस समय ये होम मिनिस्टर थे। तो सवाल ये उठ रहा था, अगर आपको याद हो, कि होम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि इतने सारे मंत्री, इतने सारे नेता बगावत कर रहे हैं, बागी हो गए। और नेताओं और मंत्रियों के साथ तो सुरक्षा भी होती है, तो होम डिपार्टमेंट ही होता है जिससे पुलिस का संबंध होता है। तो इनके ऊपर उस वक्त भी सवाल उठे। तो आज ये फाइनली चले गए उधर से। ये 7 बार के विधायक हैं। दिलीप वसले पाटिल जो है पुणे की अंबेगांव सीट से 1990 से लगातार 7 बार जीत रहे हैं। और ये कांग्रेस में थे और शरद पवार के उस दौर के साथी हैं जब उन्होंने कांग्रेस से पार्टी तोड़ी और एनसीपी बनाई। तो इनको बहुत ही करीबी नेता बताया जाता है। अब ये 2-3 चेहरों पे हम बात करेंगे और फिर शरद पवार की भूमिका पे भी सवाल है कि ये लोग बहुत खास लोग हैं। अजीत पवार एक बार जा चुके हैं और अजीत पवार के साथ जैसे धनंजय मुंडे हैं, वो उनके आदमी माने जाते हैं, तो वो जाते। लेकिन अब की बार जो बगावत हुई है उसमें ये बड़े बड़े नाम गए हैं। तो दिलीप वसले पाटिल जो है बागियों की लिस्ट में है। तो ये एक शरद पवार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इनके ऊपर फिलहाल कोई केस ईडी का या इस तरीके का, जिस तरीके की विपक्षी बात हो रही वो नहीं, क्योंकि बहुत सारे कई सांसदों ने, और एक इम्तियाज जलील ने कहा कि ईडी की सरकार बन गई। तो अब अगले नाम पे आ जाते हैं, ये अनिल पाटिल हैं। अनिल पाटिल जो है, अब ये इतने अहम नाम हैं जो कि एनसीपी के कोर कमेटी के लोग हैं। अजीत पवार तो हैं ही, उसके अलावा जो है ये एनसीपी के विधानसभा में चीफ विप थे और जलगांव की अमलनेर सीट से 2019 में विधायक बने। तो चीफ विप जो ये जारी करता है कि भैया पार्टी को इस पे वोट देना है, इस पे नहीं देना है, तो वही भाई साहब चले गए। तो एनसीपी का एक और बड़ा चेहरा टूटा हुआ है। अब आ जाते हैं अगले नाम पे, अगले चेहरे पे। ये हैं अदिति तटकरे। रायगढ़ सीट से जो एनसीपी के सांसद हैं सुनील तटकरे, उनकी बेटी हैं, पहली बार विधायक बनी है। उद्धव सरकार में भी मंत्री थी और इस सरकार में मंत्री। सुनील तटकरे वो आदमी हैं जो एनसीपी के कोषाध्यक्ष बने हैं। अभी इसी जून में जो बैठक हुई और उसमें सारा कुछ, तो कोषाध्यक्ष माने जो पार्टी का फंड मैनेजर है, जिसके पास सारा फंड है, उनकी सुपुत्री हैं, वो रायगढ़ से सांसद भी हैं। अब ये इधर आ गई तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पिताजी की सहमति होगी, नहीं होगी तो अब तक उनकी स्थिति हम तक साफ नहीं हो पाई है। तो ये नाम, ये जाना भी बड़ी बात है। और सुनील तटकरे भी जो है कहीं ना कहीं ईडी की रडार पे हैं। ऐसा सूत्र बताते हैं कि ईडी उन पे एक मामले में कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब बेटी सरकार में आ गई हैं तो आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। ये श्रीवर्धन सीट से चुन के आई थी रायगढ़ से। अब अगला नाम है धर्मराव आत्राम। ये एनसीपी के बड़े आदिवासी चेहरे हैं। गढ़चिरौली ज़िले की अहेरी सीट से 2019 में चुन के आते हैं। कुल 4 बार के विधायक बन चुके हैं। इनके ऊपर भी एक मामला है, चिंकारा हिरण मामला जो है, उसके शिकार का मामला है। तो एक चेहरा ये भी है। बड़े एनसीपी के आदिवासी चेहरे माने जाते हैं, जो रायगढ़, ये जो गढ़चिरौली वाला इलाका जहाँ आदिवासी बेल्ट है, तो उधर से ये आते हैं। अगला चेहरा जो है ये संजय बंसोड़ हैं। ये लातूर की उदगीर सीट से पहली बार विधायक बने। उद्धव कैबिनेट में मंत्री थे। अजीत पवार के ये करीबी हैं और 2019 में भी जब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे तब भी ये साथ में थे। तो इनका होना इस बगावत में स्वाभाविक माना जा रहा है। जो स्वाभाविक नहीं है उस पर हम बात करेंगे ज़रूर से। अब अगले चेहरे पे आ जाते हैं। तो ये सारे, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है सब पे लगभग बात हो गई। हसन मुशर्रफ, तो इसमें छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और खुद अजीत पवार, इनके ऊपर ये ईडी की रडार पे है। और दूसरी चीज़ कि जो आपको बताया कि जो अदिति तटकरे हैं, उनके पिता सुनील तटकरे भी, ईडी उनके ऊपर भी छापेमारी कर सकती है या फिर उनके ऊपर भी निगाह बनाए हुए थी। तो ये 4 नाम ईडी वाले हैं, बाकी नाम नहीं है। अब इसमें जो सबसे प्रमुख बात है कि अजीत पवार तो चलिए खुद भतीजे हैं और पहले भी इन्होंने बगावत की थी और फिर बुला लिए गए। लेकिन इस बार जो अलग है इस बगावत में वो है प्रफुल्ल पटेल, जो कि शरद पवार के बहुत करीबी बताए जाते हैं, तब से साथ में हैं जब से राजनीति कर रहे हैं। दिलीप वसले पाटिल जो हैं उनका जो है बहुत करीबी हैं।
उनका जाना ये भी बहुत अचंभित करता है और सवाल उठाता है कि ये कैसे हो गया। छगन भुजबल मतलब ये लोग ऐसे नेता हैं कि इनके लिए एक तरफ भगवान रख दिया जाए और एक तरफ शरद पवार, तो ये शरद पवार को चुनेंगे। इस तरह की इनकी राजनीति बताई जाती। अब ये जब ये 3-4 बड़े नाम जाते हैं तो सवाल उठता है कि क्या शरद पवार को बिल्कुल नहीं पता था कि क्या इस तरीके की चीज़ होने वाली है, उनकी पार्टी में तोड़ होने वाली है। और शरद पवार जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे पूछा गया कि पार्टी का चेहरा कौन है, तो बोले शरद पवार। बड़ा ही दिलचस्प अंदाज है, और उस अंदाज में जब कहते हैं तो पूरे पत्रकार वहाँ ठहाके लगाने लग जाते हैं। लेकिन छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, ये 3 नाम जो कि बहुत ही करीबी बताए जाते हैं शरद पवार के, और बिना शरद पवार की मर्जी के कुछ ये करते नहीं थे। तो या तो ऐसा है कि अब शरद पवार के हाथ से बाजी निकल गई, ये सारे नेता चले गए, पार्टी तो 2 फाड़ हो गई उसमें, या कुछ ना कुछ गेम अभी पीछे बाकी है जो अभी होना है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में 48 सीटें हैं और इतनी सब कुछ आसानी से हो जाए तो फिर क्या ही बात है। अब देखिए दिलचस्प बात, जब पटना में रैली हुई, मैं पटना में था, वहाँ पे जब माफ़ कीजिएगा बैठक हुई विपक्ष की, सारे विपक्षी दल जुटे वहाँ पे, तो कहा गया कि जीतन राम मांझी को इसलिए नहीं बुलाया गया बैठक में क्योंकि वो बात लीक कर देते और बीजेपी में जाने वाले थे, तो बात लीक हो जाती। लेकिन उस बैठक में प्रफुल्ल पटेल भी थे जो शरद पवार के साथ थे, तो क्या उस बैठक की सारी बातें लीक हो गई? सवाल यहाँ पे है कि अगर वो बैठक में थे और वो चले गए बीजेपी के पाले में, तो क्या ये माना जाए कि सारी बातें लीक हो गई? तो यहाँ से कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति अद्भुत है। वो देवेंद्र फडणवीस जो 2014 में कहते हैं कि अजीत दादा चक्की पिसिंग वो जेल जाएंगे सिंचाई घोटाले, वही अजीत दादा जो है 2019 में उनके साथ शपथ लेते हैं, फिर उनके साथ अभी भी शपथ ले ली, डिप्टी सीएम बन गए। तो अद्भुत है। और एक बात बड़ी मार्के की लगती है हमको कि जो विचारधारा होती है वो राजनीति में ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। आप पूछेंगे कैसे? जब नेता विपक्ष में होता है तो उसकी विचारधारा ठोस होती है कि विचारधारा की लड़ाई है। जब वो सत्ता में आने की कोशिश करने लगता है तो उसकी विचारधारा लिक्विड हो जाती है, मतलब वो किसी भी बर्तन में फिट हो जाएगा, चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो। जैसा शिवसेना ने कांग्रेस के साथ आके किया था तो उनकी भी विचारधारा उस समय लिक्विड हुई थी, और फिर जब सत्ता मिल गई तो सारी विचारधारा हवा, सब गैस हो गया, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए विचारधारा राजनीति में ऐसी ही, आज की राजनीति में तो ऐसी ही दिखती है। अब अहम सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। बीते दिनों मैं कुछ नेताओं से मिला था तो उनसे बातचीत में हुआ था कि महाराष्ट्र 2024 के लिए टफ हो सकता है बीजेपी के लिए। तो ये हुआ कि ये स्थिति भी बन सकती है अगर ये तीनों साथ रहते हैं तो बीजेपी कमज़ोर पड़ जाए, शिंदे सेना और बीजेपी का जो गठबंधन है वो इन तीनों के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाए। अब ये बड़ा ऑपरेशन हो गया है, तो अब ये जब बड़ा नया गठजोड़ तैयार हो रहा है तो अब इसमें आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की दिशा क्या होगी। 2024 चुनाव नज़दीक है, तो ये पूरा सिनेरियो जो है बहुत दिलचस्प है और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी खबर आती रहेगी, जो भी इंसाइट्स हमें मिलते रहेंगे, जो विद्वान बताते रहेंगे, महाराष्ट्र के कई सारे पत्रकार हैं वो अभी भी अंदेशा लगाते हैं कि ये खेल अभी भी, पिक्चर अभी बाकी है, ये पूरा खेल नहीं है। क्योंकि छगन भुजबल, फिर मैं कह रहा हूँ, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और प्रफुल्ल पटेल, ये 3 नेताओं का जाना कहीं ना कहीं से कई सारे सवाल उठाता है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।